नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं बिहार के हेल्थ सेक्टर में आई एक नई वैकेंसी के बारे में। जी। राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार ने विज्ञापन संख्या 092025 निकाला है। इसमें कुछ खास पदों के लिए एप्लीकेशंस मांगी गई हैं। हाँ, ये हाल ही में आया है। हाँ, और इसमें मुख्य रूप से दो तरह के पद हैं। एक तो है सीनियर लेबोरेटरी टेक्नीशियन और दूसरा है लेबोरेटरी टेक्नीशियन। जी बिल्कुल। और ये पद जो है वो नेशनल हेल्थ मिशन यानी एनएचएम के तहत अलग-अलग प्रोग्राम्स का हिस्सा हैं। मकसद यही है कि बिहार की हेल्थ सर्विसेज को और बेहतर बनाया जाए। हाँ, एनएचएम के अंतर्गत ही ये सारी भर्तियां होती हैं अक्सर। तो हमारे पास ये पूरा विज्ञापन है और आज हम यही कोशिश करेंगे कि इस डॉक्यूमेंट की हर जरूरी बात को एकदम आसान भाषा में समझें। हाँ, ताकि जो अप्लाई करना चाहें उन्हें कोई कंफ्यूजन ना रहे। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं इस विज्ञापन की डिटेल्स को देखना। जी। सबसे पहले बात करते हैं सीनियर लैबोरेटरी टेक्नीशियन की। जी। ये पद खास तौर पर नेशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम यानी एनटीईपी के लिए है ना? जी हाँ, ये स्पेसिफिकली एनटीईपी के लिए ही है। तो इसमें कुल कितनी सीटें हैं और उनका कैटेगरी वाइज ब्रेकअप क्या है? देखिए, सीनियर लैब टेक्नीशियन के लिए कुल 7 ही वैकेंसीज हैं। ज्यादा नहीं है। सिर्फ 7? हाँ, केवल 7। इनका जो ब्रेकअप है वो इस तरह है। जनरल यानी अनारक्षित यूआर के लिए 3 सीटें हैं। ईडब्ल्यूएस मतलब आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 1 सीट, एससी के लिए 1, ईबीसी यानी अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 1 और बीसी पिछड़ा वर्ग के लिए भी 1 सीट है। और एसटी या पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए? हाँ, ये ध्यान देने वाली बात है कि इस पद के लिए एसटी और पिछड़े वर्ग की महिला डब्ल्यूबीसी कैटेगरी में कोई रिक्ति मतलब कोई सीट नहीं दिखाई गई है विज्ञापन में। अच्छा, सिर्फ 7 सीटें, मतलब कंपटीशन तो तगड़ा रहेगा। और इन पदों के लिए क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है? मुझे लगता है यहाँ एक्सपीरियंस भी बहुत मैटर करेगा। बिल्कुल, एक्सपीरियंस बहुत जरूरी है। क्वालिफिकेशन के लिए उन्होंने 2 ऑप्शन दिए हैं। क्या है वो? पहला ऑप्शन है कि एमएससी की डिग्री हो, किसमें? मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी या अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी या जनरल माइक्रोबायोलॉजी या फिर बायोटेक्नोलॉजी या बायोकेमिस्ट्री में। अच्छा, एमएससी इनमें से किसी में? हाँ, और इसके साथ चाहे डीएमएलटी किया हो या ना किया हो, ये जरूरी नहीं है, लेकिन टीबी लैबोरेटरी में कम से कम 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। 2 साल का एक्सपीरियंस? जी, और वो भी साधारण एक्सपीरियंस नहीं, साफ लिखा है कि स्पेसिफिक टेस्ट्स में होना चाहिए, जैसे कि न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट्स, जिनको हम एनएटी कहते हैं। हाँ, एनएटी तो आजकल बहुत कॉमन है टीबी डिटेक्शन में। जी, और लाइन प्रोब एसे, एलपीए और फिनोटाइपिक टेस्ट्स जैसे कल्चर और ड्रग ससेप्टिबिलिटी टेस्टिंग, इनमें अनुभव मांगा गया है। अच्छा, मतलब काफी स्पेसिफिक एक्सपीरियंस चाहिए। और दूसरा ऑप्शन क्या है? दूसरा ऑप्शन बीएससी वालों के लिए है। इसमें कहा गया है कि बीएससी हो माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी या बायोकेमिस्ट्री में, और साथ में डीएमएलटी जरूर होना चाहिए। बीएससी के साथ डीएमएलटी? हाँ, या फिर अगर बीएससी साइंस है तो भी साथ में डीएमएलटी चाहिए, या फिर बीएससी ज़ूलॉजी से है तो भी डीएमएलटी चाहिए। ठीक है। और इन सभी बीएससी वाले ऑप्शंस के साथ टीबी लेबोरेटरी में कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। 3 साल? एमएससी वालों से 1 साल ज्यादा? जी हाँ, बीएससी वालों के लिए 3 साल का एक्सपीरियंस, और यहाँ भी एक्सपीरियंस उन्हीं स्पेसिफिक टेस्ट में मांगा गया है, एनएआरटी, एलपीए वगैरह में। समझ गई। तो मतलब क्वालिफिकेशन के साथ साथ खास तरह का एक्सपीरियंस इस सीनियर पद के लिए बहुत जरूरी है। और इसमें मानदेय मतलब सैलरी कितनी रखी गई है? सीनियर लेबोरेटरी टेक्नीशियन के लिए जो कंसोलिडेटेड रेम्यूनरेशन है वो 24,000 रुपए प्रति माह तय किया गया है। 24,000 रुपए महीना? ठीक है। अब आते हैं उस दूसरे पद पर जिसमें वैकेंसीज की बाढ़ आई हुई है, लेबोरेटरी टेक्नीशियन। यहाँ तो 600 से भी ज्यादा पद दिख रहे हैं। जी हाँ, ये बहुत बड़ा नंबर है। लेबोरेटरी टेक्नीशियन के लिए कुल 690 वैकेंसीज अनाउंस हुई हैं। 690? हाँ, और ये वैकेंसीज एनएचएम के कई अलग-अलग इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स के तहत हैं। कौन-कौन से प्रोग्राम्स हैं ये? इसमें शामिल है एनटीपी यानी टीबी वाला प्रोग्राम, फिर एनपीपीसीडी है जो कैंसर, डायबिटीज, स्ट्रोक वगैरह की रोकथाम के लिए है। एनआईडीसीपी है आयोडीन डेफिशिएंसी वाला। एनवीएचसीपी है वायरल हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम। ओके। फिर ब्लड बैंक या ब्लड बैंक सपोर्ट यूनिट्स बीबीएसयू के लिए भी हैं। आईडीएसपी लैब यानी इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलेंस प्रोग्राम, और एनयूएचएम यानी नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन। ओ, मतलब काफी फैला हुआ काम है इन तकनीशियनों का। तो ये जो 690 रिक्तियां हैं, इनका कैटेगरी वाइज ब्रेकअप कैसा है? क्या यहाँ सब क्लियर है? देखिए, विज्ञापन में एक टेबल दी गई है
जिसमें प्रोग्राम वाइज और कैटेगरी वाइज सीटें बताई गई हैं। उस टेबल के आखिर में एक सब टोटल दिया गया है, सभी प्रोग्राम्स का मिलाकर। हाँ। अगर हम उस सब टोटल को देखें तो अलग अलग कैटेगरीज की कुल सीटें कुछ इस तरह दिखती हैं। UR 433, EWS 106, SC 166, ST 13, EBC 198, BC 113 और WBC 39। लेकिन यहाँ एक बहुत ही अजीब और ध्यान देने वाली बात है। क्या? जब हम इन सभी सब टोटल वाली संख्याओं को जोड़ते हैं, 433, 106, 166 और बाकी सब, तो टोटल आता है 1068। एक मिनट, 1068? लेकिन विज्ञापन में तो साफ साफ लिखा है कि कुल वैकेंसी 690 है। जी हाँ, यही तो गड़बड़ है। विज्ञापन के मेन टेक्स्ट में हर जगह कुल वैकेंसी 690 बताई गई है, लेकिन टेबल के सब टोटल का योग 1068 आ रहा है। ये तो बहुत बड़ा अंतर है। इसका क्या मतलब समझे? कोई टाइपिंग मिस्टेक है या क्या? ये कहना मुश्किल है। ये सीधे विज्ञापन में ही एक विसंगति, एक इनकंसिस्टेंसी है। हो सकता है टाइपिंग एरर हो या टेबल में कहीं कोई आंकड़ा गलत जुड़ गया हो। तो एप्लीकेंट्स क्या करें? एप्लीकेंट्स के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है। हमारी सलाह तो यही रहेगी कि ऑफिशियल वेबसाइट SHSB की वेबसाइट पर नज़र रखें। हो सकता है इस पर कोई सफाई या करेक्शन आए। हाँ, ये ज़रूरी है। फिलहाल तो यही मानकर चलना चाहिए कि कुल वैकेंसीज 690 ही हैं, क्योंकि विज्ञापन में मुख्य रूप से यही संख्या लिखी है। पर यह कन्फ्यूजन तो है। बिल्कुल, इस पर क्लैरिफिकेशन आना ही चाहिए। खैर, आगे बढ़ते हैं। इस लैबोरेटरी तकनीशियन पद के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? इसकी क्वालिफिकेशन सीनियर वाले पद से थोड़ी सरल है। उम्मीदवार को 10+2 यानी इंटरमीडिएट पास होना चाहिए। साइंस से? हाँ, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी विषयों के साथ, मतलब साइंस स्ट्रीम से 12वीं पास। ठीक है। और इसके साथ किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी में या तो बैचलर डिग्री हो BMLT या फिर डिप्लोमा हो DMLT, दोनों में से कोई एक चलेगा। तो 10+2 साइंस के साथ BMLT या DMLT। और इस पद के लिए सैलरी कितनी है? लैबोरेटरी तकनीशियन के पद के लिए कंसोलिडेटेड मानदेय 15,000 रुपये प्रति माह रखा गया है। 15,000 रुपये महीना? जी ठीक है। अब कुछ ऐसी बातें जो दोनों ही पदों पर लागू होती हैं, सीनियर और रेगुलर लैब टेक्नीशियन, जैसे एज लिमिट क्या है और अप्लाई कैसे करना है? एज की गणना कब से होगी? हाँ, एज कैलकुलेशन के लिए जो कट ऑफ डेट है वो 1 अगस्त 2025 रखी गई है। अच्छा, अगस्त 2025। जी, मतलब इस तारीख को कैंडिडेट की मिनिमम उम्र 21 साल पूरी हो जानी चाहिए और मैक्सिमम एज लिमिट कैटेगरी के हिसाब से अलग-अलग है। क्या है लिमिट्स? जनरल पुरुष और EWS पुरुष के लिए 37 साल। ओके। पिछड़ा वर्ग BC और अत्यंत पिछड़ा वर्ग EBC के पुरुष और महिला दोनों के लिए 40 साल। जनरल महिला और EWS महिला के लिए भी 40 साल। यानी महिलाओं को 3 साल की छूट है जनरल EWS में। जी, और SC/ST के पुरुष और महिला दोनों के लिए 42 साल। ठीक है। और कोई छूट भी है, जैसे दिव्यांगों के लिए? जी हाँ, दिव्यांगजन जो हैं उनको मैक्सिमम एज लिमिट में 10 साल की एक्स्ट्रा छूट मिलेगी। 10 साल की? हाँ, इसके अलावा विज्ञापन में डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स, बिहार के जो एक्स सर्विसमैन हैं उनके लिए भी छूट का जिक्र है। और एक खास बात, जो लैब टेक्नीशियन कोविड-19 के टाइम अस्थायी रूप से काम कर रहे थे, उनके लिए भी उम्र में विशेष छूट का प्रावधान है। अच्छा, ये महत्वपूर्ण है। हाँ, पर इन विशेष छूटों की पूरी डिटेल के लिए विज्ञापन देखना पड़ेगा, क्योंकि उसमें शर्तें लिखी होंगी। बिल्कुल। अब आते हैं एप्लीकेशन प्रोसेस पर। अप्लाई कैसे करना है? क्या ऑफलाइन भी भेज सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। आवेदन सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन मोड से ही करना है। कहाँ करना है? उम्मीदवारों को राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार की जो ऑफिशियल वेबसाइट है shs.bihar.gov.in, उस पे जाना होगा। shs.bihar.gov.in। जी, वहां ह्यूमन रिसोर्स सेक्शन के अंदर एडवर्टीजमेंट नंबर 099-2025 का लिंक मिलेगा। उसी लिंक से अप्लाई करना है। और डेट्स क्या हैं? कब से कब तक? ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू होंगी 1 सितंबर 2025 को सुबह 10 बजे से। 1 सितंबर से। हाँ, और अप्लाई करने की लास्ट डेट और टाइम है 15 सितंबर 2025 शाम के 6 बजे तक। ये टाइम बहुत ज़रूरी है, शाम 6 बजे तक ही। हाँ, अक्सर लोग लास्ट डेट तो याद रखते हैं, टाइम भूल जाते हैं। बिल्कुल। तो 15 सितंबर शाम 6 बजे के बाद कोई एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं होगी। ठीक है। और एप्लीकेशन फीस, वो भी ऑनलाइन ही देनी होगी? जी हाँ, एप्लीकेशन फीस का पेमेंट भी ऑनलाइन ही करना है। नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, UPI जो भी ऑप्शन हो,
उनसे कर सकते हैं। कितनी है फीस? फीस कैटेगरी वाइज अलग है। अनारक्षित यूआर, ईडब्ल्यूएस, बीसी और ईबीसी वर्ग के पुरुष उम्मीदवारों के लिए 500 रुपए हैं। 500 रुपए। इन्हीं वर्गों की यानी यूआर, ईडब्ल्यूएस, बीसी, ईबीसी की महिला उम्मीदवारों के लिए 125 रुपए हैं। महिलाओं के लिए कम है? जी। और बिहार के जो एससी और एसटी उम्मीदवार हैं, चाहे पुरुष हो या महिला, उनके लिए भी 125 रुपए हैं। ठीक है। दिव्यांग उम्मीदवार जिनकी दिव्यांगता 40% या उससे ज्यादा हो, उनके लिए भी 125 रुपए हैं। और जो बिहार से बाहर के हैं? हाँ, ये जरूरी पॉइंट है। बिहार राज्य के बाहर के जितने भी उम्मीदवार हैं, चाहे वो किसी भी कैटेगरी के हों या कोई भी जेंडर हो, सबके लिए फीस 500 रुपए ही लगेगी। अच्छा, तो बाहर वालों के लिए 500 फिक्स है। जी। चलिए, ये फीस की बात भी क्लियर हो गई। अब आते हैं उस मुद्दे पर जिसका सबको इंतजार रहता है, सिलेक्शन कैसे होगा। यहाँ कुछ दिलचस्प बातें, खासकर वो मार्क्स का वेटेज और एक्सपीरियंस वाला पॉइंट। हाँ, सिलेक्शन प्रोसेस समझना बहुत जरूरी है। इसमें जो सिलेक्शन का बेसिस है, वो मेनली 2 चीजों पर डिपेंड करेगा। क्या है वो 2 चीजें? पहला है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, सीबीटी में मिले मार्क्स, और दूसरा है वर्क एक्सपीरियंस का वेटेज। अच्छा, दोनों जुड़ेंगे? हाँ, लेकिन जुड़ने का तरीका थोड़ा अलग है। इसे ध्यान से समझना होगा। बताइए। सबसे पहले एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, सीबीटी। ये टेस्ट कुल 75 मार्क्स का होगा। 75 मार्क्स का सीबीटी? जी। लेकिन मेरिट बनाने के लिए 75 में से मिले मार्क्स सीधे नहीं जुड़ेंगे। होगा ये कि कैंडिडेट सीबीटी में जितने % मार्क्स लाएगा। परसेंट मार्क्स? हाँ, परसेंट। उस परसेंट को 0.8 से मल्टीप्लाई किया जाएगा। वो होगा सीबीटी का वेटेज स्कोर, जो मैक्सिमम 80 बन सकता है। अच्छा, उदाहरण से समझाइए। बिल्कुल, विज्ञापन में भी उदाहरण दिया है। मान लीजिए किसी कैंडिडेट ने सीबीटी में 50% मार्क्स स्कोर किए। 75 का 50% होता है 37.5 मार्क्स। तो उसका वेटेज स्कोर होगा 50% 0.8 इज इक्वल टू 40 मार्क्स। अच्छा, तो अगर कोई 100% स्कोर करे तो 100 0.8 इज इक्वल टू 80 मार्क्स। बिल्कुल सही। तो सीबीटी का मैक्सिमम वेटेज 80 मार्क्स का हो गया। ठीक है, ये तो हुआ सीबीटी का। अब एक्सपीरियंस का वेटेज? हाँ, दूसरा कंपोनेंट है एक्सपीरियंस का वेटेज। ये मैक्सिमम 20 मार्क्स का है, लेकिन ये सबके लिए नहीं है। किसके लिए है फिर? ये वेटेज सिर्फ उन लैब टेक्नीशियंस को मिलेगा जिन्होंने कोविड-19 की रोकथाम के लिए बिहार सरकार के अंडर अस्थायी रूप से काम किया था। अच्छा, सिर्फ कोविड वाले अनुभव के लिए? जी। उन्हें हर एक पूरे साल के अनुभव के लिए 5 मार्क्स दिए जाएंगे। 1 साल के 5 मार्क्स। हाँ, और ये मैक्सिमम 4 साल के अनुभव तक ही मिलेगा। यानी 5 मार्क्स प्रति वर्ष के हिसाब से अधिकतम 20 मार्क्स 5 चौके 20 एक्सपीरियंस से मिल सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिन कैंडिडेट्स के पास ये वाला कोविड एक्सपीरियंस नहीं है, उनका सिलेक्शन तो सिर्फ सीबीटी के 80 मार्क्स के आधार पर ही होगा। उनके लिए एक्सपीरियंस के मार्क्स 0 होंगे। हाँ, बिल्कुल सही समझिए आप। जिनके पास ये स्पेसिफिक कोविड एक्सपीरियंस नहीं है, उनका इवैल्यूएशन सिर्फ 80 मार्क्स में से होगा, और जिनके पास एक्सपीरियंस है, उनका 100 मार्क्स 80 सीबीटी प्लस 20 एक्सपीरियंस में से। ये तो मेरिट में काफी फर्क डाल सकता है। जी हाँ, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर बन सकता है फाइनल मेरिट लिस्ट में। ये जानना तो बहुत ही जरूरी था। अच्छा, अब ये बताइए कि सीबीटी का पैटर्न कैसा होगा? नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं? हाँ, सीबीटी जो है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में होगा। ही जवाब का 1 मार्क मिलेगा। और गलत जवाब का? गलत जवाब के लिए नेगेटिव मार्किंग है। हर गलत उत्तर पर 0.25 मार्क्स काटे जाएंगे। यानी 1/4 नेगेटिव मार्किंग, 4 गलत पर 1 सही का नंबर क्या? बिल्कुल। परीक्षा की जो ड्यूरेशन है वो 75 मिनट्स होगी, यानी 1 घंटा 15 मिनट। 75 सवाल, 75 जी। मिनट्स। और विज्ञापन में ये भी लिखा है कि अगर एग्जाम 1 से ज्यादा शिफ्ट में होता है तो नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस अपनाया जा सकता है, हाँ, ये तो होता ही है आजकल। ताकि किसी शिफ्ट के कैंडिडेट को कोई अनफेयर एडवांटेज या डिसएडवांटेज ना हो। और एग्जाम का सिलेबस क्या होगा वो वेबसाइट पर अलग से बताया जाएगा। ठीक है। और क्या सीबीटी में पास होने के लिए कोई मिनिमम मार्क्स भी लाने जरूरी हैं? जी हाँ, बिल्कुल। सिर्फ एग्जाम देना काफी नहीं है, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स लाना भी जरूरी है। ये कैटेगरी वाइज अलग अलग है। क्या है वो? जनरल कैटेगरी के लिए 40%, बीसी के लिए 36.5%, ईबीसी के लिए 34% और एससी, एसटी सभी वर्गों की महिला और दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए 32%। मतलब इतने % मार्क्स तो लाने ही होंगे सीबीटी में। हाँ, अगर कोई कैंडिडेट इतने मिनिमम मार्क्स भी नहीं ला पाता है तो उसे आगे की प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाएगा, चाहे उस कैटेगरी में सीट खाली ही क्यों न रह जाए। ये भी ध्यान रखने वाली बात है।
चलिए अब आरक्षण और जरूरी डॉक्यूमेंट्स पर थोड़ी बात कर लेते हैं। इनमें अक्सर लोगों को कंफ्यूजन होता है। हाँ जरूर। देखिए, इस भर्ती में बिहार सरकार की जो आरक्षण नीति है वो पूरी तरह से लागू होगी। ठीक है। लेकिन आरक्षण का फायदा सिर्फ उन्हीं को मिलेगा जो बिहार के परमानेंट रेजिडेंट हैं। इसके लिए उन्हें डोमिसाइल सर्टिफिकेट दिखाना होगा। यानी बिहार का निवासी होना जरूरी है। जी। विज्ञापन में दिव्यांगों के लिए 4% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है और जो बिहार के स्वतंत्रता सेनानी हैं उनके पोता पोती नाती नातिनी के लिए 2% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन का भी प्रावधान है। और महिलाओं के लिए? हाँ, महिलाओं के लिए सभी कैटेगरीज में 35% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन लागू है, जैसा कि बिहार सरकार का नियम है। ठीक है। और जो जरूरी सर्टिफिकेट्स चाहिए होंगे, खासकर रिजर्व कैटेगरी वालों के लिए? हाँ, सभी रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स को अपना दावा साबित करने के लिए सर्टिफिकेट्स दिखाने होंगे, जो सक्षम अधिकारी मतलब सीओ, एसडीओ या डीएम ऑफिस से जारी हुए हों। कौन कौन से सर्टिफिकेट्स? इनमें मेन है कास्ट सर्टिफिकेट SC ST EBC BC के लिए, परमानेंट रेसिडेंस सर्टिफिकेट बिहार का, इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट ये सिर्फ EWS वालों के लिए, नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट ये BC और EBC कैंडिडेट्स के लिए, ये प्रूव करने के लिए कि वो क्रीमी लेयर में नहीं आते। राइट। इसके अलावा डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट अगर लागू हो, फ्रीडम फाइटर डिपेंडेंट सर्टिफिकेट अगर लागू हो। और शादीशुदा महिलाओं के लिए कुछ खास? हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो मैरिड विमेन कैंडिडेट्स हैं उनके मामले में कास्ट, रेसिडेंस और नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट उनके पिता के नाम और पते से बना होना चाहिए, पति के नाम से नहीं। अच्छा, ये गलती बहुत लोग करते हैं। जी, इसीलिए इस पर ध्यान देना जरूरी है। और ये सारे सर्टिफिकेट्स डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम ओरिजिनल दिखाने होंगे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय और कौन-कौन से कागजात लगेंगे? लिस्ट तो शायद लंबी होगी। हाँ, लिस्ट थोड़ी लंबी है, पर मैं मेन बता देता हूँ। एक तो जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरा था उसका प्रिंट आउट, CBT एग्जाम का एडमिट कार्ड, 2 लेटेस्ट पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ, वही जो एप्लीकेशन में अपलोड किया था। ठीक है। कोई भी वैलिड फोटो आईडी प्रूफ जैसे आधार, पैन, वोटर आईडी वगैरह। डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए मैट्रिक 10वीं का सर्टिफिकेट या मार्कशीट। हाँ। फिर आपकी सारी एजुकेशनल और टेक्निकल क्वालिफिकेशंस, 10+2, DMLT, BMLT वगैरह के ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स और मार्कशीट्स। अगर इंटर्नशिप की है तो उसका सर्टिफिकेट। ओके। बिहार का परमानेंट रेसिडेंस सर्टिफिकेट, कास्ट, EWS, नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट जो भी लागू हो, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, फ्रीडम फाइटर वाला सर्टिफिकेट। और वो एक्सपीरियंस वाला? हाँ, सबसे जरूरी, अगर कोविड-19 एक्सपीरियंस का दावा किया है और वेटेज चाहिए तो उसका वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। ये विज्ञापन के अपेंडिक्स 1 में जो फॉर्मेट दिया है उसी फॉर्मेट में होना चाहिए और सिविल सर्जन जैसे सक्षम अधिकारी से जारी होना चाहिए। अच्छा, फॉर्मेट भी दिया है? जी। कैंडिडेट्स को मेरी सलाह है कि विज्ञापन में दी गई पूरी लिस्ट ध्यान से पढ़ लें और सारे डॉक्यूमेंट्स अभी से तैयार रखना शुरू कर दें। ये बहुत ही जरूरी जानकारी दी आपने। आखिर में अप्लाई करते समय या पूरी प्रक्रिया के दौरान कैंडिडेट्स को और किन बातों का खास ध्यान रखना चाहिए? कुछ फाइनल टिप्स? हाँ, कुछ बहुत ही जरूरी बातें हैं जो हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। पहली और सबसे जरूरी बात, ये जो अपॉइंटमेंट है ये पूरी तरह कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है, परमानेंट नहीं है? बिल्कुल नहीं। शुरू में कॉन्ट्रैक्ट 11 महीने का होगा। अगर परफॉर्मेंस ठीक रही तो इसे 60 साल की उम्र तक बढ़ाया जा सकता है, लेकिन ये रेगुलर सरकारी नौकरी नहीं है। इसके आधार पर परमानेंट होने का कोई दावा नहीं कर सकते। ये क्लियर होना चाहिए। बिल्कुल। दूसरी बात, अप्लाई करते समय अपना एक्टिव ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर ही दें। सारी जानकारी, एडमिट कार्ड, काउंसलिंग की डेट्स वगैरह इन्हीं पर भेजी जाएंगी। इनको पूरी भर्ती प्रक्रिया खत्म होने तक एक्टिव रखना है। हाँ, ये बहुत जरूरी है। तीसरा, ऑनलाइन एप्लीकेशन में अपनी लेटेस्ट फोटो 3 महीने से ज्यादा पुरानी ना हो, अपलोड करनी है। बैकग्राउंड सफेद या हल्का हो, चेहरा साफ दिखे और अपना सिग्नेचर भी स्कैन करके अपलोड करना है। ठीक। चौथी बात, एप्लीकेशन फॉर्म में जो भी जानकारी भरेंगे उसे फाइनल माना जाएगा। सबमिट करने के बाद उसमें कोई बदलाव या करेक्शन का मौका नहीं मिलेगा। इसलिए फॉर्म भरते समय डबल चेक कर लें, कोई स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। ध्यान से भरना है। हाँ जी। पांचवी बात, एक कैंडिडेट को सिर्फ एक ही एप्लीकेशन सबमिट करनी है। एक से ज्यादा करने पर उम्मीदवारी रद्द हो सकती है। ओके। छठी बात, सारे अपडेट्स के लिए रेगुलरली सिर्फ राज्य स्वास्थ्य समिति की वेबसाइट shs.bihar.gov.in ही देखें। किसी और सोर्स पर भरोसा ना करें। ऑफिशियल वेबसाइट ही फॉलो करें। जी। सातवीं बात,
डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या काउंसलिंग के लिए आने जाने का कोई ट्रैवल अलाउंस TDA नहीं मिलेगा। अपने खर्चे पर जाना होगा। हाँ, और आखिरी बात, अगर कोई नकली या गलत सर्टिफिकेट देता हुआ पाया गया तो न सिर्फ उसकी उम्मीदवारी रद्द होगी बल्कि उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। तो बिल्कुल ईमानदारी बरतनी है। जी हाँ। तो संक्षेप में कहें, बिहार के हेल्थ सेक्टर में, खासकर लैब सर्विसेज में, ये एक काफी बड़ा अवसर है। लेबोरेटरी टेक्नीशियन के 690 पद काफी मायने रखते हैं। जी बिल्कुल। तो जो भी योग्य उम्मीदवार हैं, उन्हें एलिजिबिलिटी, डॉक्यूमेंट्स और पूरी प्रक्रिया को ध्यान से समझना चाहिए। और लास्ट डेट 15 सितंबर 2025 शाम 6 बजे, इसका खास ध्यान रखना है। तो उम्मीदवारों के लिए मेन टेकअवे क्या है? मेन टेकअवे यही है, विज्ञापन को बहुत ध्यान से पढ़ें, खासकर क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, सीनियर पोस्ट के लिए, और रिजर्वेशन की शर्तों को समझें। एप्लीकेशन प्रोसेस में कोई गलती ना करें। CBT की तैयारी सिलेबस के हिसाब से करें और नेगेटिव मार्किंग का ध्यान रखें। अगर कोविड एक्सपीरियंस है तो उसका सर्टिफिकेट सही फॉर्मेट में बनवा लें, क्योंकि वो मेरिट में बड़ा रोल प्ले कर सकता है। हाँ, वो 20 नंबर का वेटेज। जी, और सबसे जरूरी, ऑफिशियल वेबसाइट पर नजर रखें, खासकर वो जो वैकेंसी नंबर वाली गड़बड़ है उसके क्लैरिफिकेशन के लिए। बिल्कुल। और अंत में एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं श्रोताओं के लिए। जी। ये भर्ती अभियान यकीनन बिहार के पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को, खासकर डायग्नोस्टिक सर्विसेज को मजबूत करेगा, इसमें कोई शक नहीं। जी। लेकिन हेल्थ सेक्टर में इस तरह की बड़े पैमाने पर कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड भर्तियों का जो हेल्थ वर्कर्स हैं उनके करियर की स्टेबिलिटी पर और राज्य की हेल्थ सर्विसेज की लॉन्ग टर्म क्वालिटी पर क्या असर पड़ता है, ये एक बड़ा सवाल है। हाँ, ये एक सोचने वाली बात है। कॉन्ट्रैक्ट की नौकरियों के अपने फायदे और नुकसान होते हैं। बिल्कुल। इस पर पॉलिसी मेकर्स और हम सबको सोचने की जरूरत है। खैर, आज की ये हमारी पूरी चर्चा राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार के विज्ञापन संख्या 09/2025 पर आधारित थी। जी। हम सभी इच्छुक उम्मीदवारों को यही सलाह देंगे कि अप्लाई करने से पहले पूरी और ऑथेंटिक जानकारी के लिए समिति की ऑफिशियल वेबसाइट shs.bihar.gov.in पर जाकर ओरिजिनल विज्ञापन को खुद ध्यान से जरूर पढ़ें। धन्यवाद।